वेलकम बैक। अब जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों वो कौन सा है? इन्वेंट्री टेकिंग। आप इसको स्टॉक टेकिंग नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड व्हाट इज दैट? ऑफ वही कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री वैल्यू करने का जो प्रोसीजर है, जो वैल्यू निकालने का, कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? स्टॉक टेकिंग या फिर इन्वेंट्री टेकिंग। कोई दिक्कत? पक्की बात? ये ओवरनाइट नहीं होता बेटा, ये टेक सम टाइम पीरियड, ठीक है ना। सो अ लॉट ऑफ टाइम यू विल गेट अ क्वेश्चन जहां पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री टेकिंग नहीं करोगे, जहां पे एडजस्टमेंट करोगे। लाइक इफ योर अकाउंटिंग ईयर इज 31st March and due to some unavoidable reason you are getting inventory of 10th of April next year, obviously है ना। यहां की इन्वेंट्री आ गई जबकि कब की चाहिए थी, तो क्या करना पड़ेगा? बैकवर्ड जाना पड़ेगा। और बैकवर्ड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवर्सल करना पड़ेगा। इन 10 दिनों में जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उन्हें क्या करना है? रिवर्स। अगर ऐड हुआ तो, माइनस हुआ तो, क्लियर रहेगा ये पक्का। और अगर पहले का आ गया, मान लो 25 मार्च का आ गया तो ऐड वाले को और माइनस वाले को तो सिंपल पॉजिटिव चलेंगे, फॉरवर्ड चलेंगे, कोई दिक्कत? सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर गेटिंग हियर। बट फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है 7th, जो इसमें आपके में अलग हो सकता है नंबर 8 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको प्रॉपर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का प्रॉपर क्वेश्चन क्या बोलूं मैं इसमें? नॉर्मली मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग ऑल दीस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जरा ध्यान से देखिए और समझिए और सुनिए। क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ascertain द वैल्यू ऑफ व्हाट। अब आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है इन्वेंट्री एज ऑन 1st of April। कौन सी इन्वेंट्री है? उसके बाद उसके बाद एंड देन लास्ट, सेकंड लास्ट फाइनेंशियल चार्जेस एंड द लास्ट वन इज सेल्स। क्लियर है? ये इंफॉर्मेशन है। देखो मेन कंटेंट तो यहाँ है सर। क्या लिखा है? At the time of valuing inventory as on 31st March 2016, a sum of 17,500 has been written off on a particular item which was originally cost rupees and was sold during the year कितने में? अब किसी भी इन्वेंट्री में से अगर वैल्यू राइट ऑफ हो रही है, इसका मतलब वो डिफेक्टिव है, एबनॉर्मल है, हाँ या ना। और ये कौन सी इन्वेंट्री के वैल्यू की बात कर रहा है बेटा? 31st March 2016 यानी 1st April 2016, इसी की बात कर रहे हैं ना। बोलो। इसी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में एक गुड्स था, कितने का था बेटा? इसमें से राइट ऑफ कितना कर दिया? 17,500। तो बुक में शो कितना करा होगा? ठीक है ना। यानी ये एबनॉर्मल गुड्स इसमें शामिल कितने का है? बोलो ना यार, हाँ या ना। क्वेश्चन बताओ, यही कह रहा है ना कि 50,000 का था, 17,500 राइट ऑफ कर दिया, तो 32,500 का एबनॉर्मल गुड्स शामिल है ना यहाँ पे। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा, इसको सेल कितने में करा? 45,000 में सेल करा, तो सेल भी तो सेल में शामिल होगा सर। और ये पूरा का पूरा गुड्स कैसा था? अब आप बताओ, इसमें से कोई भी एक भी रुपए का गुड्स बचा है स्टॉक में? जितने का था पूरा बेच दिया, खत्म हो गया, तो स्टॉक बचा क्या इसका? बोलो। और अगर इसका स्टॉक नहीं बचा तो यार हटा देना यहाँ से माइनस कर ले 32,500, यहाँ से माइनस कर ले 45,000। जितने भी स्टॉक इन्फॉर्मेशन हो गया, कौन से वाली इन्फॉर्मेशन है? नॉर्मल गुड्स की इन्फॉर्मेशन हो गई, हाँ या ना। दो ही जगह तो शामिल है, एक तो ओपनिंग स्टॉक में, दूसरा कहां पे? सेल्स में। दोनों जगह से जितना शामिल है उतना हटा दो, एबनॉर्मल गुड्स गायब हो गया, क्योंकि बचा ही नहीं ना उसमें से कुछ। जो बचा वो कौन सा बचा होगा? तो नॉर्मल वाले का कर दो। अब सर कोई दिक्कत नहीं, देखो बहुत सिंपल है।
टोटल कॉस्ट ऑफ, और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्त क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस बस इतना, आगे मत बढ़ो, क्योंकि अगर इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। नहीं, व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस, व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेट टोटल कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक मत हटाना। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक वो भी नॉर्मल गुड्स का चाहिए, तो क्या कर देंगे हम इसमें से, अब नॉर्मल 32,500 हटा देंगे, बताया भी थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन वही सॉल्व था, बस यही समझो। परचेज नॉर्मली आएगा 7,62,500 का, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कर रहे हो, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में केवल ये जाएगा बेटा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते, ये कहां जाएंगे, पीएनएल वाले पार्ट होते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल चार्जेस, और बताया भी था थोड़ी देर पहले, इन्वेंटरी में इंक्लूड नहीं होते, ठीक है, क्लियर है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या होता है हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना लेंगे सर, 142,500 में से 32,500 एबनॉर्मल वाला माइनस कर देंगे, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे परचेज, नॉर्मल ही है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में केवल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, सुना ही नहीं, जोर से बोलो, 1022,500। उसके बाद आप निकाल लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर क्लोजिंग स्टॉक वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता ना, क्योंकि वही तो निकालना है, तो दूसरा फॉर्मूला नहीं था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, सेल्स में से प्रॉफिट हटा तो क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस जीपी। अब आप बताओ सेल्स कितना था सर, सेल्स तो इतना था 1245, उसमें से एबनॉर्मल वाला सेल हटा दो, और नॉर्मल सेल पे जो जीपी रेशियो है वो दे रखा है, देखो नॉर्मल सेल पे जीपी रेशियो 20% है, तो भाई माइनस कर दो ना 20% सेल पे 9,60,000। टोटल कॉस्ट है कितने की, 10,22,500, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितने की, तो डिफरेंस आ जाएगा नहीं क्लोजिंग स्टॉक। टोटल कॉस्ट में से जो बिक गया वो माइनस कर दो, तो जो बच गया उसकी कॉस्ट आ जाएगी, अरे बोल तो दो यार, जो टोटल कॉस्ट है उसमें बचे हुए गुड्स की कॉस्ट अगर निकालनी है तो बिके हुए गुड्स की कॉस्ट माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, आ गया ये 62,500 डायरेक्ट आ गया, आपको ज्यादा माथा पंची करने की जरूरत नहीं है, दैट इज द सॉल्यूशन दोस्त। हाँ क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो खुद देख लो, राइट ऑफ कर रहे हो, तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं, वैल्यू किसी की राइट ऑफ कब करोगे जब वो खराब होगा, पागल हो गई क्या, 50,000 टोटल वैल्यू, उसमें से 17,500 राइट ऑफ हुआ, तो टोटल वैल्यू खराब थी तभी तो। ये फोन है ना, ये फोन ये 50,000 का, लेकिन दुकान वाले को लगा ये डिफेक्टिव है, क्या करेगा वो, वैल्यू क्या करेगा, कम करेगा ना, तो मतलब क्या, जो कम करेगा उसको देखेंगे, अरे उसी गुड्स की वैल्यू कम हुई है ना, ठीक है ना। कभी सामान खरीदने जाते होगे तो जो सामान थोड़ा गड़बड़ हो जाता है वो क्या करता है दुकानदार, सस्ते में निकाल देता है, वही एबनॉर्मल डिफेक्टिव गुड्स वही होता है। हाँ न्यू बुक में 8 है तो 8 कर दिया। अब जैसे मेरे पास भी कुछ डिफेक्टिव गुड्स है ना, अगर हरकतें ऐसी चालू रही तो मैं उनको भी निकाल दूंगा सस्ते में, क्या हुआ दोस्त, सुधर जाओ, बस यही जान लो, बातें करोगे फिर। एक्चुअली मैं तुम्हें बोलना कुछ नहीं चाहता, लेकिन तुम लोग मजबूर कर देते हो, ऐसे बदमाशी भरी बातें करते रहोगे बैठ के, ठीक है सर, ये हो गया। अब आते हैं इन्वेंट्री टेकिंग के एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ। हालांकि बहुत वाहियात बकवास क्वेश्चन कह सकता हूं मैं इसको, बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, और देख जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देख। A trader prepared his account sale on 31st March each year, every year 31st March को end year होता है। Due to some unavoidable reason, no inventory taking could be possible till 15th April। तो 15th अप्रैल को इन्वेंट्री निकाला ना, और वो इन्वेंट्री कितने की आई बेटा,
कौन से दिन की इन्वेंट्री है ये? 15 अप्रैल की। आपको कब का चाहिए? तो ये इन्वेंट्री का दिन आगे है पीछे है? आगे अगर कोई निकल गया तो उसको वापस आना पड़ेगा, तो बैक गियर में आएगा ना, रिवर्स गियर में आना पड़ेगा ना, बोलो ना। तो रिवर्स गियर में आने का मतलब क्या है कि अगर इस 15 दिन में कोई चीज परचेज किया है तो वो ऐड हो गया होगा। अब क्या करेंगे हम? माइनस, रिवर्स कर देंगे। और अगर कोई चीज सेल किया होगा तो क्या हुआ होगा? अब क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो बेटा सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या है? अब कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, वी डोंट केयर, हमारे पास से गुड्स का मतलब है, पैसे से मतलब नहीं है। और उसी में जस्ट यहाँ नीचे देखो कनेक्ट कर दो सेल्स रिटर्न, तो टोटल सेल कितने का हो गया? 4 लाख का सेल। अब 2 पॉइंट क्यों बनाओ, 1 पॉइंट में कर दूंगा इसको, और एक परचेज का है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या सेल्स होता है, इन्वेंट्री होता है, वो कॉस्ट पे आएगा या सेल्स पे आएगा? कॉस्ट पे आएगा, क्योंकि सेल्स में क्या शामिल है? प्रॉफिट, और इन्वेंट्री में प्रॉफिट शामिल नहीं होता। तो हम सेल्स ऐड नहीं करेंगे, हम क्या ऐड करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड करेंगे। याद रखना, परचेज तो भाई साहब अपने कॉस्ट पे ही होता है ना, हाँ या ना जवाब दो मुझे। परचेज तो कॉस्ट पे होता है, इसलिए परचेज को हम कॉस्ट पे ही रखेंगे, वो एज इट इज रखेंगे। और एक बात बताओ, इन 15 दिनों में जो परचेज हुआ होगा इन्वेंट्री में शामिल होगा, ऐड हो चुका होगा, हमें क्या करना है? रिवर्स करने के लिए माइनस कर देना है। तो 50,340 हमने 5 लाख में से क्या कर देना है? पक्का बोलो। और सेल तुम्हारा 4,10,000 में से 10,000 हटा दो, कितना बचा? उसमें 20% का प्रॉफिट शामिल है, तो प्रॉफिट थोड़े ना हम हटाएंगे, प्रॉफिट को गोली मारो, कितना आ गया? 3,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको क्या कर दो रिवर्स करने के लिए, आ गया तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको ये घर से करना है, ये घर से करना है। यही क्वेश्चन था स्टॉक टेकिंग का, इजी था, बेसिक था, टेंशन मत लो। स्टॉक टेकिंग का ये क्वेश्चन पे कोई दम नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो दम है वही है, बाकी में कोई खास दम नहीं है। ठीक है यहाँ तक? बोलो यार, आगे बढ़ लेते हैं। ये घर से करना आपको, ये क्वेश्चन आपके में 9 होगा, इसमें 8 है। अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा। यस सर। बेटा समझाने की बात है, बस समझने की बात है, समझाने की बात है, अदरवाइज क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है। जो अभी पढ़ा ना वैसा ही काम यहाँ भी कर रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन लिखने का तरीका इसका थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए तुम्हें ये देख के लगा होगा कि ज्यादा है, ज्यादा कुछ नहीं। सुनते जाओ। इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वाज कंप्लीटेड बाय, तो डेट 31 मार्च है, ईयर अगर 2020 भी होगा आपकी बुक में तो चलेगा, 2020 है ना, कोई टेंशन नहीं। कितने दिन को निकल के आया? 10 दिन बाद। आपको क्या करना है? वापस आना है, तो क्या करना है? रिवर्सल करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, याद रखना है इस चीज को। इन्वेंट्री आई कितने की बेटा? ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, मतलब वही नेक्स्ट जो ये अकाउंटिंग पीरियड, उसमें सेल्स दे रखा है, सेल्स कितना दे रखा है? 68,000। ठीक है, क्लियर है, सेल्स दे रखा है। और प्रॉफिट मार्जिन यानी जीपी रेशियो कितना दिया है? अगर 33.33% ऑन कॉस्ट है तो सेल्स पे कितना आएगा? अरे इसको 1/3 बोलते हैं यार, कितना बोलते हैं? कॉस्ट पे 1/3 है ना। अगर 3 रुपए कॉस्ट है तो सेल्स कितना, प्रॉफिट कितना है? तो भाई सेल्स पे कितना होगा? 1/4, एंड दैट इज, कोई दिक्कत? अब ये कन्वर्जन की बात है, इसको आपको मैंने कंसाइनमेंट वाले वीडियोस में कहीं बताया होगा, सेल ऑन अप्रूवल में बताया होगा, वो देख डालना अगर आपको अभी भी दिक्कत है। ठीक है, रेट अगर कॉस्ट पे 33.33 यानी 1/3 है तो सेल्स पे हो जाएगा 1/4, 1/4 मतलब 25%। अब ये कैसे होगा आप उसमें भी देख डालना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम यहाँ पे रेट अब ये कॉस्ट पे नहीं लेंगे क्योंकि सेल वैल्यू है, तो 25% लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के परचेजेस दे रखे हैं, कितने के? लेस, तो बेटा इसका मतलब हमने शामिल कितना किया होगा? 81,000। परचेज कॉस्ट कितनी ली होगी हमने? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हम ऑलरेडी माइनस करके रिकॉर्ड करते हैं ना।
और उसके बाद रिटर्न भी है। देखो गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री एंड मार्कअप प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस 3000, किस बात का? तो बेटे एक बात बताओ, तुम्हारा सेल का अमाउंट कितना था? 68, और उसमें से सेल्स रिटर्न कितना हो गया? तो कितना आ गया एक्चुअल सेल्स? हाँ या ना जवाब दो। और आपको सेल्स ऐड करना है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? तो इसमें क्या करेंगे आप? 25% माइनस करेंगे, क्योंकि वो 33 कॉस्ट पे था, ये 25%। कितना आया? एक बार फिर से 49,312.5। ये कर दो या 312 छोड़ दो, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत? बोलो बेटा, ये क्या हो जाएगा इन्वेंट्री में? प्लस 313 करो या 312 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 रुपए से, वो अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है बेटा यहाँ तक? अरे हाँ तो बोलो। और परचेज का कितना अमाउंट माइनस होगा सर? वो तो निकाल लिया था 81, तो 90,000 का परचेज था, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट भी तो था, तो कितने का परचेज था? तो अभी थोड़ी देर पहले जो कराया वही क्वेश्चन नहीं हो गया यहाँ तक? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड कर दो, परचेज माइनस कर दो, सेम वही हुआ ना? बोलो। लेकिन इतना ही नहीं है, तो 2-4 बातें एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको याद रखना है इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। अब यहां से क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, ध्यान से देखो। यहां से आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन आइटम्स, वेरी स्लो मूविंग आइटम्स एंड एबनॉर्मल, जिसको कितने में ऐड कर रखा है? लेकिन ये कितने का होना चाहिए एक्चुअली? यानी ये कॉस्ट है इतने की और ये एनआरवी है इतने का। तो आप बताओ इन्वेंट्री में शामिल कितना है? 11,250, और होना कितना चाहिए था? तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पहले 11,250 माइनस कर दीजिए और फिर प्लस कर दीजिए 5,250, या सीधा 6,000 माइनस कर दो। कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलो बेटा। 11,250 ऐड कर रखा है तुमने, होना कितना चाहिए था? 5,250। तो क्या करोगे? 11,250 माइनस करके 5,250 ऐड कर दो, या फिर 6,000 माइनस कर दो। दोनों का अंतर थोड़े ना, एक ही बात है ना दोनों। अरे एक ही तो बात है दोनों, ठीक है ना? ये लाइन हो गई खत्म। बोलो। मैं इसको बताऊंगा कैसे करना। फिर आगे, ड्यू टू हैवी फ्लड, बाढ़ आ गया था, सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग कितना? were received from the delivery date of beyond the delivery date of customer। भाई कोई कस्टमर गुड्स खरीदने आया था, उसको मैंने कोई डेट दी रखी होगी। अब गुड्स बाढ़ होने की वजह से सप्लायर ने डिले कर दिया। तो कस्टमर इंतजार थोड़ी ना करेगा, वो चला गया अपने घर। अब वो गुड्स मेरा लेने वाला कोई नहीं रहा, उसकी जो मैंने नेट रियलाइजेबल वैल्यू लगाई, अब कितनी लगाई? अच्छा, कॉस्ट कितना इंक्लूड किया होगा, और अब उसकी वैल्यू कितनी है? तो अब आप बताओ, 15,500 ऐड हो रखा, तो हमें क्या करना चाहिए? 15,500 माइनस कर दो और प्लस कर दो उसकी जगह कितना? या तो सीधा, बात समझ में ही नहीं आई? यही 2 चीजें तो एक्स्ट्रा थी मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में, वरना पुराना क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम थे ना, और ये भी सिंपल निकला। आपको सॉल्यूशन ये इस तरह करना। अच्छा, इन्होंने गलत सॉल्यूशन दिया था, एक बार देखो, करेक्शन नहीं करी होगी, मुझे पक्का यकीन है, इन पे भरोसा है। अगर आप इनका सॉल्यूशन बना रहे हो, ये सेल्स ले रहे हो, तो इसमें से 25% माइनस करोगे, तो ये जो लिखा वो नहीं आएगा, वो ये आएगा, आपका आ भी रहा होगा ये, ठीक है? और सेल्स रिटर्न अगर आप यहाँ अलग से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, ये सही है, तो ये आएगा। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप ये वाला तरीका यूज कर लो। देखो कितने की इन्वेंट्री दे रखी थी? 16 लाख। ऐड कर लोगे इसमें से, कितना निकाला आपने? ये लिखा तो इधर देखो, ये है ना? अरे वो 3 हो या 2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रोक्सीमेशन बैकवर्ड फॉरवर्ड कहीं भी ले जाओ। ये कैसे आया? इधर लिख रखते हैं 68,750 का सेल माइनस 3,000 का सेल्स रिटर्न आ गया एक्चुअल सेल, उसमें माइनस 25% आ जाएगा। ये बोलो 81,000 किस बात का माइनस करना है? परचेजेस का, क्योंकि ऐड हो रखा होगा। और ये 6 और 3 का तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल गया।
सर टर्मिनोलॉजी क्या यूज करेंगे? अरे कोई टेंशन नहीं, तुम यहां से देख के लिख लो, अगर तुम्हें दिक्कत आता है इंग्लिश लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से देख के लिख लो, बट अमाउंट बेटा ये लिखना है तुम्हें, ठीक है? बोलो। एंड दैट इज फॉर इलस्ट्रेशन नंबर तुम्हारे बुक का 9 है, हाँ या ना? 10 है, ठीक है? आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, इसके बाद भी वो तो तुम्हारा होगा ना स्टोर लेजर वाला, स्टोर लेजर ना, स्टोर लेजर ना, स्टोर लेजर ना, वो भी बताऊंगा। मतलब इन्वेंट्री टेकिंग का तो यही था ना, ठीक है? इन्वेंट्री टेकिंग का तो यही क्वेश्चन था ना, पक्का? आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? ये जो स्टोर्स लेजर का है मैं बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ये वाला 5 नंबर में, 4 नंबर में जरूर, ज्यादा नहीं है इसलिए टेंशन मत लो। आता हूँ मैं स्टोर्स लेजर पे वापस आऊंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल मैं आता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। सर जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, इन्वेंट्री टेकिंग, सेम क्वेश्चन है क्या? एक बार देख के बताओ, इज इट द सेम क्वेश्चन? अरे बोलो यार, मॉड्यूल तुम्हारे पास जो मेरे पास है, दोनों में ये सेम क्वेश्चन है ये, तो इसको घर से करना है दोस्त, ये अभी जो कराया ना उसी पे। अच्छा सेकंड वाला क्वेश्चन आई गेस नहीं होगा तुम्हारे मॉड्यूल में, ये सेम इलस्ट्रेशन 8 है, देखो तो ये वाला ये सेम है, तो इलस्ट्रेशन 8 या 9 जो अभी आपको कराया था ना थोड़ी देर पहले, वो एबनॉर्मल वाला बताया था ना, वैसे ही करना है, तो ये भी आपको हो जाएगा, है ना? बस ये ध्यान देना यहाँ प्रॉफिट किस पे है? कॉस्ट पे, तो सेल्स पे 20% आ जाएगा, वो कर लेना। ये तुम्हारा सेम क्वेश्चन है, नॉर्मल एबनॉर्मल वाला जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया था, वही क्वेश्चन एकदम सेम, अमाउंट बदला है और क्या है, बोलो। तो फर्स्ट और सेकंड सेम है, हो जाएगा? अरे हाँ तो बोल दो ना, थर्ड और फोर्थ में दिक्कत है, वो मुझे कराना है, ठीक है सर? और कैसे है दिक्कत बताता हूँ। थर्ड से शुरू करते हैं, हनुमान जी का नाम लेके। अरे वो क्वेश्चन में ही नाम लिया गया, बिना उसके सॉल्व नहीं होगा, तो बोलो, जोर से बोलो, अबे शर्म आ रही क्या? जय बजरंग बली, है ना? अरे हाँ यार, ये देखो क्वेश्चन में ये हनुमान जी का बुक है, गलती करने वाले को डर भी नहीं लगता। पीएनएल अकाउंट, ऐसा ही अकाउंटेंट रहा होगा, जब पढ़ा रहा होगा, देखो दोनों के गुलछर्रे उड़ रहे हैं, देखो क्लास में बैठे हो तुम लोग यार, पढ़ाई ध्यान से बातें कर रहे हो, क्या चल रहा है? कैमरा घुमा दूं? जान भैया क्या बोल रहे हैं? इंटेंसिटी देखो डायलॉग मारने की, पढ़ ले तो मैं तुझे ना बातें करने के लिए तुझे गोली मार दूंगा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड एंड नेट प्रॉफिट कितना बेटा? आफ्टर कंसीडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक कितना? ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर किया, ऐसा नहीं भूल गया या गलत क्लोजिंग, मतलब इसी दिन का क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं है यहाँ पे, इसी दिन का क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है ना? बाद में कुछ गलतियां पता चली, क्या गलती पता चली वो देखो, प्रॉफिट भी गलत है, स्टॉक भी गलत है, लेकिन स्टॉक कैलकुलेट हुआ 31 मार्च का, ये तो जो गड़बड़ है बस उसे करेक्ट करना है। पहला, परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड कितना बेटा? पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ये परचेज में शामिल होगा क्या, स्टॉक में शामिल होगा? ये पागल तो नहीं हो ना? परचेज में गलती से बुक्स में लिख दिया होगा, जब तुम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने गोडाउन में जाओगे तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा गुड्स क्या है और वो क्या है, ये केवल ये बोला ना परचेज में इंक्लूडेड है, स्टॉक में इंक्लूडेड है क्या ये? तो बेटा इसका इंपैक्ट स्टॉक पे नहीं पड़ेगा, स्टॉक में एनएस माइनस कर दिया और प्रॉफिट प्लस मतलब प्रॉफिट में ऐड नहीं होगा, इसका मतलब मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट पे इंपैक्ट है, स्टॉक पे इंपैक्ट नहीं है। क्लियर? यानी इसके वजह से स्टॉक नहीं बदलेगा, केवल प्रॉफिट बदलेगा। अब मुझे बताओ, अगर तुमने अपना परचेज बढ़ा रखा है तो प्रॉफिट क्या हो रखा होगा? कम हो रखा होगा।
करेक्शन करना, क्या किया जाए? प्रॉफिट कहते प्लस किया जाए, ऐसे लग रहा है जिले इलाही से मैंने पूछा जाए, है ना? अनारकली का डांस प्रस्तुत किया जाए, कहते पेश किया जाए। ठीक है चलो कोई नहीं, ये है ना, वो भी छोटा छतरी है, लिटिल अम्ब्रेला है ना, छोड़ो। 6 लाख का प्रॉफिट है ना बेटा, 15,000 तुम्हें जब प्लस करना, अच्छा देखो ये मेमोरेंडम बनेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट भी बनेगा, तो ये टर्मिनोलॉजी से टेंशन मत लेना, वो तुम देख के भी लिख लोगे, मुझे दिक्कत नहीं है, इनका सॉल्यूशन देख के भी टर्मिनोलॉजी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जो मैं समझा रहा हूं उस पर फोकस करो। 15,000 प्रॉफिट में ऐड होगा नहीं होगा ये समझ में नहीं आया बताओ, और प्रॉफिट में ऐड होगा तो किधर ले जाओगे? क्रेडिट में ले जाओगे, हो गया? कोई दिक्कत है कि बता दो? ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है? अभी बताता हूं क्या करना है, तो टेंशन मत लो, पर इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट ध्यान से देखो, हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड 40,000 एज फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वाज मेड। एंट्री नहीं किया यार, स्टॉक में शामिल किया होगा क्या इसको? नहीं, बुक्स में एंट्री नहीं हुई, गोडाउन से तो गया है ना, तो स्टॉक पे इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी स्टॉक पे नो इंपैक्ट, प्रॉफिट पे इंपैक्ट है, हाँ या ना जवाब? इनफैक्ट प्रॉफिट पे सब पे इंपैक्ट होगा, तो मैं एक पॉइंट हटा ही देता हूं कि प्रॉफिट पे इंपैक्ट है, प्रॉफिट को हटा ही दो, प्रॉफिट पे तो सबका इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट सब पे कहीं ना कहीं पॉइंट आउट है, स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं, स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं, कोई दिक्कत? बोलो, अरे बोलो। अच्छा हाँ, सेकंड वाला ही बताने जा रहा हूं क्योंकि अभी बताया कहां ट्रीट में, अभी तो लाइन पढ़ी है बेटा। सैंपल क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? तो तुम लोगों को फाइनल अकाउंट पढ़ा है ना, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? परचेज से माइनस हो जाता है और पीएनएल के डेबिट में जाता है। अच्छा, परचेज से माइनस होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? सोच के जवाब दो। परचेज से माइनस होगा तो परचेज कम होगा या ज्यादा? पहले ये बताओ, परचेज कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि परचेज डेबिट में होता है ना मेरे दोस्त, सुन रहा हूं ध्यान से, अगर सैंपल दिया है तो परचेज से होगा क्या? माइनस, और अगर परचेज से तो माइनस कर दे तो परचेज डेबिट में होता है, वहां माइनस करने पे परचेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और परचेज अगर कम हो जाएगा तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट भी पीएनएल में जाता है, कौन सा साइड? तो बढ़ा दो ना, बढ़ा दो ना, तो 40,000 फ्री सैंपल से बढ़ जाएगा, और जस्ट आफ्टर सेकेंड ये किधर चला जाता है? पीएनएल के डेबिट में, तो पीएनएल के डेबिट में माइनस भी तो होगा, तो ये नहीं है बड़ा एडवर्टाइजमेंट। बोलो, व्हाट इज द ड्यूअल इंपैक्ट ऑफ सैंपल? ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा और नेट प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा, हाँ या ना? नहीं, लिखना जरूरी है, ये मत करना क्यों लिखे फिर, यही तो गड़बड़ है। अकाउंटिंग तो कंप्लीट दिखानी पड़ेगी ना, कंप्लीट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ना, आएगा तो उतने क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा दोस्त, है ना? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो शायद मैं बोलता छोड़ना, क्या करेगा, ऐसे छोड़ दे इसको, कैलकुलेटर उठा फटाफट ऐसे कर ले, हो गया खत्म। बेटे सैंपल आपके प्रॉफिट में प्लस भी होता है एंड सैंपल आपके प्रॉफिट से माइनस भी होता है, इसलिए उसका कोई इंपैक्ट फाइनल प्रॉफिट पे नहीं पड़ेगा। अगर कोई पूछे ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एंड कोई पूछे नेट प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो बढ़ा हुआ था वही आया क्रेडिट में, और डेबिट में खुद माइनस भी हो गया। लेकिन आपको तो लिखना पड़ेगा ना दोनों जगह, ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं बढ़ाया इसलिए अलग से बढ़ा दिया यहाँ पे 40,000, कोई दिक्कत? और नेट प्रॉफिट से तो माइनस करते ही हो ना, डेबिट में लिखते हो ना पीएनएल के, तो लिख दो यहाँ पे 40,000, दोनों साइड आ जाएगा सैंपल, समझे? पक्की बात, फाइनल अकाउंट का ही ट्रीटमेंट यहाँ फिट कर रहा है और कुछ नहीं है, हालांकि स्टॉक पे यहाँ पे इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, invoices for goods amounting to ₹250 have been entered on 27th March। बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है, परचेज तो है ना ये, इनवॉइसेज फॉर गुड्स से परचेज है बेटा, परचेज था 2.5 लाख रुपए का गुड्स का, बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। गलती नहीं हो गई तुमसे, ये इसका स्टॉक पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तुमने परचेज किया, गुड्स में बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, बिल्कुल रिकॉर्ड करना चाहिए,
लेकिन इसको स्टॉक में शामिल नहीं किया। अब तुम्हें इसमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक में शामिल करना। क्या करोगे फिर, स्टॉक में ऐड कर दो ना, स्टॉक में ऐड हो जाएगा। ये प्लस माइनस का मतलब ऐड नहीं है, ये प्लस माइनस का ऐड माइनस नहीं होता भाई, मैं इसको हटा देता हूँ, कोई कंफ्यूज मत होना। ये इंपैक्ट के लिए लिखा था, यानी इन दोनों चीजों का कुछ नहीं करेंगे स्टॉक पे। लेकिन ये लास्ट वाला जो थर्ड पॉइंट पढ़ा अभी मैंने, इसको क्या करेंगे स्टॉक में। परचेज था, स्टॉक में इंक्लूड नहीं हुआ, तो कैसे करेक्ट करोगे बताओ ना। स्टॉक में ऐड करके करेक्ट करोगे, और कोई तरीका तो बताओ मुझे, बोलो। ऐड कर देंगे 2.5 लाख को। और बेटा अगर स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा। स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, किधर होता है क्लोजिंग स्टॉक। और क्रेडिट साइड में अगर कुछ भी बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। क्रेडिट साइड इनकम साइड होता है यार। बताओ 2.5 लाख का तुम्हारा स्टॉक आया, तुमने रिकॉर्ड नहीं किया, अब रिकॉर्ड करोगे तो स्टॉक क्या होगा, और स्टॉक बढ़ेगा तो तुम्हारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये 2.5 लाख प्रॉफिट बढ़ने की वजह से क्रेडिट में चला जाएगा। क्लियर है, पक्का। क्योंकि स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक इधर रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ फटाफट। In March 2016, goods worth 2 lakh sold and delivered, but sale कब का बनाया। तो स्टॉक का इस पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसका भी स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा दोस्त। बस सेल अनरिकॉर्डेड रह गया, तो सेल अगर अनरिकॉर्डेड, और अब अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो प्रॉफिट कम हो गया, ज्यादा बढ़ेगा। अरे अनरिकॉर्डेड सेल की वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो। आता है नेक्स्ट और लास्ट, जिसको मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दिया, सेल ऑन अप्रूवल। 75,000 कॉस्ट का गुड्स था, कॉस्ट 75,000, बेचा था कितने में, 33.33% ऑन कॉस्ट पे। कॉस्ट कितना, 75,000, 1/3 है कॉस्ट का, कितना 25,000 हुआ ना। तो कितने में बेचा था, सेल कितने में हुआ, कितने में हुआ सेल, अरे बोलो ना यार। 75,000 की कॉस्ट, उसी का 1/3 प्रॉफिट, तो 75,000 का 1/3 कितना होगा, 25,000। जोड़ दो 75 और 25, सेल कितने का हुआ, और कॉस्ट कितनी है। अब आप बताओ, जो सेल ऑन अप्रूवल हुआ और उसका अप्रूवल नहीं मिला, तो वो कैंसिल होगा नहीं होगा, कैंसिल होगा तो सेल माइनस हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा। याद करो लास्ट की 2 एंट्री पढ़ाया था मैंने, सेल माइनस होगा तो तुम्हारा प्रॉफिट भी माइनस होगा, इसलिए इसको डेबिट में लिख देंगे 1 लाख रुपए। लेकिन स्टॉक प्लस होगा तो तुम्हारा प्रॉफिट भी प्लस होगा। अभी बताया स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन वो कॉस्ट पे बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे ऐड होगा कितना, 75,000। सेल्स कितने से माइनस होगा, 1 लाख से, तो प्रॉफिट कितने से कम होगा। और अगर स्टॉक बढ़ेगा तो कितने से बढ़ेगा, तो कितने से हम ऐड करेंगे, बस सीधी बात। दोनों को अब काम खत्म हो गया इलैबोरेशन में। अगर देखा जाए, मैं तुम्हें बता दूं क्या करना है तुम्हें, ये इतना कुछ खींचना नहीं है, बस सिंपल ये लिखना। देखो ध्यान से, पीएनएल एडजस्टमेंट में ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट जो उठाया था ना, ये 15,000 तुम्हारा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, देखो नाम की टर्मिनोलॉजी देखो, सिंपल इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लिखा, लिख दिया, ऐड कर दिया, सैंपल लिखा, इधर एडवर्टाइजमेंट लिखा, कोई दिक्कत, दोनों साइड हो गया। बताया मैंने, स्टॉक लिख दिया, परचेजेस जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो इसको परचेजेस को यहाँ ऐड कर दिया, फिर सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुआ था, हो गया। और ये क्या है ये बताओ ना, ये 75 जीरो कम है बेटा, ठीक है, बहुत गड़बड़ हो गया। 1 लाख इधर हो जाएगा और 75,000, घबराओ नहीं, यहाँ लिख रखा है, इधर कंफ्यूज मत हो, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा। फिर बैलेंसिंग फिगर में एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। तो क्या मुश्किल काम है, जो लाइन लिखा उसमें कंटेंट दिया ना, किस बात का प्लस माइनस कर रहे हो, बस वही लिख डालो ना यार। तो देख के भी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो, बट तुम्हें जो प्लस माइनस समझाया वो समझ आया नहीं आया, ये बताओ। अच्छा, स्टॉक पे केवल 2 लाइन का इंपैक्ट पड़ा था, एक जो परचेज इंक्लूड नहीं किया था वो, और एक लास्ट वाला जो स्टॉक विद कस्टमर है, गुड्स लाइन विद कस्टमर। बस ये दोनों जोड़ दो, वो जो 3,75,000 का स्टॉक था, दोनों जोड़ दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन डिफरेंट था इसलिए बोला 3-4 बार सॉल्व कर लेना, क्योंकि इस तरह का कोई और क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। एग्जाम में आ गया तो पछताना ना पड़े, इसलिए इसको 3 से 4 बार इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर डालना, ताकि एनफ प्रैक्टिस हो जाए, कायदे से याद जैसा भी हो जाएगा, ठीक है। मुश्किल तो नहीं था, लॉजिकल था, कह सकते हैं, मुश्किल नहीं बोलेंगे इसको। अच्छा, 5th वाला छोड़ दो, 5th वाले में गलती थी, लेकिन तुम्हारे बुक में ये नहीं होगा क्वेश्चन, 4 ही है।
सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है आपके इस पूरे बुक का वो है चौथा क्वेश्चन, जिसको अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और ध्यान से समझिए, इन्वेंट्री टेकिंग का टोटली एक्सेप्शनल क्वेश्चन है और इकलौता क्वेश्चन है जो इस लॉजिक पे बेस्ड है। इन्वेंट्री टेकिंग का इकलौता रिवर्स टेक्निक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सॉल्व करके दूंगा, टेंशन मत, इसको मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि इसमें दम है, क्वेश्चन बहुत दम है, रुला देगा तुम्हें। चलिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन आप सब लोग अपने सामने निकाल के रखिए और देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस was completed or was done on 23rd June। अभी तक जो मिल रहा था ना, उसमें आगे का स्टॉक मिल रहा था, आपको बैकवर्ड आना पड़ रहा था, ऐसा था ना, आगे का स्टॉक मिला, पीछे अब चल रहा था। अभी यहाँ पे कब का स्टॉक मिला और आपको कब का निकालना है? हो गया गड़बड़, उल्टा चलना है ना इसमें, नहीं इसमें सीधा चलना है। अभी तक जो चलते थे उसमें उल्टा होना था, ठीक है ना? यहाँ पे क्लियर है ना, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। 48 लाख का स्टॉक है, 23 जून से लेके 30 जून के बीच का ट्रांजैक्शन है। अगर गुड्स आया है तो क्या करेंगे और गया है तो, क्योंकि हम फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं, याद रखना। तो परचेज क्या होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस, अरे बोलना, हाँ पॉजिटिव चलना है ना, सीधा चलना है ना। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स कॉस्टिंग वर्थ 240 वर अनसोल्ड। ये कॉस्ट है ना गुड्स का। फिजिकल वेरिफिकेशन में आपके गोडाउन पे हुआ होगा और ये किसके पास होगा? कंसाइनी के पास होगा। तो ये ऐड तो नहीं होगा ना, हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो देखिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 23rd। जो मैं बता रहा हूं वही करना है तुम्हें। मॉड्यूल में जो सॉल्यूशन दिया वो अगर करने बैठ जाओगे तो जिंदगी भर नहीं समझ पाओगे कभी भी। 23rd जून ना, और ईयर क्या है बेटा? 2020। चलो तुम्हारे बुक के हिसाब से 2020 है। 48 लाख का स्टॉक है, हाँ या नहीं? यही दिया था? अरे बोल दो यार। व्हाट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट? कंसाइनमेंट स्टॉक इंक्लूडेड है? कहाँ इंक्लूडेड है? नहीं, ये सेल्स हम इंक्लूड करेंगे। कितना बेटा? 2,40,000। ये आप में से सबको समझ में आया? कंसाइनमेंट स्टॉक 2,40,000 क्या होगा इसमें? ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि ये फिजिकल वेरिफिकेशन था। फिजिकल वेरिफिकेशन गोडाउन में निकाला था, ये गोडाउन में मेरे है ही नहीं ना, ये तो कंसाइनी के पास है, तो उसको ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी मेरा स्टॉक है। क्लियर है? पक्का? यहाँ तक दिक्कत हो तो बताओ। जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट लाइन। ये प्रॉब्लम नहीं है यार, प्रॉब्लम लास्ट के 2 पॉइंट में है। नेक्स्ट, परचेज इंक्लूड, परचेज ऑफ रुपीज कितना? कब खरीदा? इस डेट के बीच में खरीदा, यानी बाद में खरीदा, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो पूरा 4 लाख का परचेज है ना यार। हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन की अगर बात करोगे तो तुम्हारे को मतलब आपके गुड्स में जो है वो 160 आ चुका है। कब आया? इसके बाद ही आया है, इंक्लूड भी नहीं है। और बाकी 5 जुलाई को आया, तो क्या हुआ? गुड्स नहीं मिलने का मतलब स्टॉक नहीं क्या हमारा? वैसे तो ये 2,40,000 में से 1 रुपए का स्टॉक मेरे पास नहीं, तो कंसाइनी के पास है, ऐड तो फिर भी होगा ना। मेरा गुड्स तो मेरा है ना, वो किसी के भी पास हो, क्या फर्क पड़ता है? तो स्टॉक इन ट्रांजिट हो या स्टॉक रिसीव्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने खरीदा 4 लाख का है तो कितना ऐड करूंगा ये बताओ? 4 लाख। तो यहाँ जो परचेजेज है वो ऐड हो जाएगा, सीधा सीधा परचेजेज लेके। परचेजेज कितना बेटा? 4 लाख। नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन 23 जून को हुआ था और ये 4 लाख खरीदा बाद में है, तो पूरा ही तो इंक्लूड होगा। अगर हम फिजिकल वेरिफिकेशन ना लिखते, ये लिखते कि स्टॉक दे रखा है 23rd वो हमें फिजिकल वेरिफिकेशन मानना है। अरे वो तो क्वेश्चन में है ना, अगर हम वो ना लिखते। हमें मानना है फाउंडेशन में। अच्छा, हमेशा ही। हाँ, ओके, assumption। क्योंकि आपको वही पढ़ना जरूरी। परचेज पूरा इंक्लूड होगा 4 लाख, ठीक है? क्यों? क्योंकि खरीदा बाद में था, इंक्लूडेड होगा नहीं।
गुड्स मिला हो या ना मिला, ये इसीलिए बेवकूफ बना रहा है कि 160 मिल गया है, बाकी 5 जुलाई को मिला रहा है, नहीं मिला होता वो भी ना मिले कोई दिक्कत नहीं, खरीद लिया ना मैंने, मेरा, ठीक है, क्योंकि हमें गुड्स की कस्टडी से मतलब नहीं, गुड्स की ओनरशिप से मतलब है, 4 लाख मेरा है नहीं है, ऐड हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स आपको सिंपली समझ में आने चाहिए। अब बात है प्रॉब्लम की, तो थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स हो जाओ, हाँ लंबी सांस ले लो, पानी वानी पी लो। मैंने तो पहले ही बोला था जिसको जाना जाए। उसका तो हो गया, उसका तो हो गया आज, गेम ओवर। अब आइए जरा ध्यान दीजिए, देखो 6 बजे एग्जैक्ट डॉट खत्म कर दूंगा, अगर फालतू बकवास करोगे तो जितना टाइम लगाओगे उतना आगे ले जाऊंगा, चुपचाप देख लो। सेल्स कितना है बेटा? 13 लाख। ये टोटल सेल नहीं है, ये इस ड्यूरेशन में जो सेल हुआ 23 जून से 30 जून के बीच में, यानी इसको इंक्लूड नहीं किया गया कहीं भी। इसमें से 3,20,000 का सेल अप्रूवल बेसिस पे था, बोलो, इसमें से 3,20,000 का सेल कैसे था? चलिए इधर देखिए, टोटल सेल कितना? 13 लाख। इसमें से मैं कर रहा हूं कितना वाला? 3,20,000। इधर कर दिया 3 लाख। आगे लाइन क्या लिखता है? आधा रिटर्न कर दिया, तो मतलब सेल हुआ भी और रिटर्न में आ गया तो कैंसिल भी हो गया, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ आधे का। आधा मतलब कितना? तो इसको ना तो हम ऐड करेंगे ना तो माइनस। भाई देखो, अगर सेल होता तो हम माइनस करते, लेकिन वापस आ गया तो हम प्लस करते, तो हम प्लस माइनस दोनों करने बैठे। क्या? खत्म करो, इग्नोर करो। देखो एक्चुअली क्या है ना, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो क्या बोलते? भूला नहीं कहते। ये गया 23 जून के बाद और 30 जून के पहले वापस भी आ गया, तो जैसे तब ऐसे स्टेटस मेंटेन हो गया ना, तो इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा जो 160 के बारे में कह रहा है, कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो 160 बच गया, आप बताओ क्या इसे हम सेल मानते हैं? जो सेल ऑन अप्रूवल पे जिसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसको हम सेल मानते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर इसे भी हम क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो ये भी सेल था लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमने इसको भी कैंसिल कर दिया, यानी ये पूरे 3/20 का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। खत्म। बोलो, घबराओ नहीं, अभी पॉइंट है। 4th पे आओ, ये भी सेल का ही है। गुड्स सेल करा गया कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट लेके, लेकिन इसमें गुड्स से कितने का कॉस्ट है और बेचा कितने में है? तो सेल में कितना शामिल है मुझे ये बताओ, बाकी कॉस्ट वॉस्ट तो मैं देख लूंगा। सेल में कितना शामिल है? 1,20,000। जस्ट वेट, यहां सेल में एक डिफेक्टिव सेल शामिल है, कितने का बेटा? ये सेल है, इसकी कॉस्ट कितनी है भाई? ठीक है। अच्छा, ये एबनॉर्मल हो गया, हुआ कि नहीं? डिफेक्टिव सेल भाई, भाई सस्ते में किसको बेचा जाता है? ये कॉस्ट है और ये सेल है, तो सस्ते में बेचा ना, किसको बेचा जाता है? डिफेक्टिव को। ठीक है, बहुत मारो। ठीक है, अब नॉर्मल सेल बताओ, नॉर्मल कितना हुआ? अरे माइनस करना भी इसमें से सर। कैसे बच्चे हो गए? 9 लाख। इस पे कितना प्रॉफिट लिया होगा मेरे दोस्त? 25% कॉस्ट पे, सेल्स पे कितना? 20%। माइनस कर लो 20%, इसकी भी कॉस्ट निकाल लो। 730। अब अगर मैं यही तुम्हें दिखाकर ये पूछूं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि प्लस माइनस तो उसी को करना होता है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है बेटा बताओ? 25% कॉस्ट पे है ना, 1/4 कॉस्ट पे हुआ। हाँ वही वाला, वैसा वाला ही। सर ये बताओ क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है? ये बताओ क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है? तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया?
976 यही निकाल के ऐड कर देना, ऐड या माइनस, माइनस कर देना बेटा, क्योंकि सेल है, ये पॉजिटिव चल रहा है, फॉरवर्ड चल रहा है, तो तीसरे पॉइंट के लिए हम क्या कर देंगे, COGS को क्या कर देंगे 976,000 माइनस, कैसे आया मैं बता रहा हूं, इसको भी 3-4 बार करना है क्वेश्चन को, आ गया तुम्हारा इन्वेंट्री। वर्किंग नोट चाहिए ना, अरे बोलो ना, वर्किंग नोट चाहिए ना, 44 direct 60. हाँ आ गया, मैच करेगा, आंसर मैच करेगा, पता नहीं इन्होंने क्या खुराफात करी, समझ नहीं आएगा तुम्हें, मुझे तो आ जाएगा, तुम्हें नहीं आएगा समझ में, ठीक है। बना दूं, रुक जा, ये तो सॉल्यूशन है भाई, ये तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन कब, 30 जून, फॉरवर्ड चल रहा है 2020 ना, ये फॉरवर्ड चलना है, देखो भले थोड़ा रफली लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉरवर्ड चलना है, ठीक है ना। फॉरवर्ड चलने में क्या करना है, जो तुम्हारे को ऐड करना, ऐड हुआ वो ऐड करना, माइनस वाला माइनस करना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करना है, माइनस करना। तो अगर रिवर्स वाला होता तो क्या करते, इसको ऐड कर रहे थे ना, अभी इस वाले में क्या करेंगे माइनस, लेकिन एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा कैसे, तो मेन कंसर्न इसका है यार, जो तुम्हें अभी मैंने बना के नहीं दिया। चलो टोटल सेल्स बताओ मुझे, टोटल सेल्स बिटवीन ऑब्वियसली क्या 13 लाख, लेस कर दो सेल ऑन अप्रूवल, इसमें दो पार्ट, रिटर्न वाला भी माइनस होगा, देखो मैं पूरा लिख के दूंगा, टेंशन मत लो, कितना, ठीक है बोलो, और नॉट अप्रूव्ड वाला भी, अप्रूव नहीं हुआ तो भी कैंसिल हो जाता है, वो भी कितना, कायदे से पूरा एक 320 माइनस होना चाहिए, लेकिन अलग अलग कर दिया, ठीक है। और क्या लेस करेंगे बेटा, ये एबनॉर्मल सेल, कितना, तो चलो बता दो तुम, नॉर्मल सेल कितना आ गया, 9 लाख, ठीक है दोस्त, क्लियर है। अब यार तुम बस ये कर लो, कॉस्ट ऑफ, ये चेंज होगा, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स, किसका, एबनॉर्मल गुड्स, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया है, तुम्हें निकालना नहीं है, ये कितना दिया है 2,40,000, ठीक है। और फिर करना है क्या, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स, अच्छा ये सोल्ड वर्ड जोड़ दो यार, सोल्ड, इसको कैसे निकालोगे, इसके लिए ये था 9,20,000। अब अगर तुम्हें रेट परिवर्तन करने आ रहा है ना, रेट चेंज करने आ रहा है ना, 25% ऑन कॉस्ट है तो 20% ऑन सेल्स है ना, तो वही कर देना तुम, यहाँ पे माइनस सीधा 20% आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 736,000, एंड नाउ यू आर गेटिंग व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना 976, क्लियर है। अब इस चीज को करने के वजह पता नहीं तुम्हारे मॉड्यूल में क्या कर रखा है, ये लो इसका सॉल्यूशन, इलस्ट्रेशन नंबर, प्रॉब्लम नंबर, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 4। Now we have 15 minutes and we have enough time for stores ledger. Stores ledger आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार कर लेना, यूनिक है, बता दिया आपको।
आ जाओ बच्चे वापस से स्टोर्स लेजर की तरफ। 2 क्वेश्चन थे शायद, लास्ट के 2 ना, जिसमें मैंने तुम्हें देखो, मैंने ना दोनों थोड़े ना बताना, एक समझाऊंगा, केवल तुम्हें मेथड बताना ना कैसे ऑपरेट करना है। और वो भी कौन सा, एक तो लीफो फीफो तो पहले ही बता दिया ना। अरे लीफो फीफो का स्टोर्स लेजर कैसे बताया था, वो सेम था, वो इलस्ट्रेशन 3 या 2 में बताया था ना, जो वही है लीफो फीफो का तरीका। अभी इसमें भी रिवाइज करा दूंगा, थोड़ा टेंशन मत लो। बस मुझे बेसिकली ये फीफो वाला नहीं बताना, मुझे क्या बताना है, मुझे वेटेड एवरेज। तो मैं पहले ये बताता हूँ, वेटेड एवरेज का ये ना, 2 ही तो है, फीफो वाले पे भी आ रहा हूँ, टेंशन मत लो, वेटेड एवरेज बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कुछ टाइम पहले, 2 एग्जाम पहले, अभी नहीं, पिछले के पिछले वाले में। डोंट नो, ध्यान दो इधर। फॉर्मेट, यू नो फॉर्मेट आपका क्या होगा, अभी थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा मुझे, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं जब इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो क्या जरूरी है लिखूं, नहीं ना। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, परचेज किया, रिसिप्ट में जाएगा या इश्यू में जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा, बिल्कुल सही बात। यूनिट में कितना लिख दिया, आप क्वेश्चन रखो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। रिसिप्ट में कितना लिख दिया यूनिट, रेट क्या दे रखा है, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा। अब यहाँ और कुछ तो है नहीं, बैलेंस कितना आ गया, सेम आ गया, कोई दिक्कत, बोलो। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, इश्यू कहां से जाएगा। अरे अब फीफो हो या लीफो हो या वेटेड एवरेज, हीफो मीफो, बहुत ये भी मेथड्स का नाम है, कुछ भी हो यहीं से चला जाएगा ना। अरे सच में नाम है यार, हीफो का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, मीफो मिनिमम इन फर्स्ट आउट। बहुत मानूंगा, मजाक कर रहा हूं मैं तेरे साथ, कुछ भी। ये तो वैसे लगता नहीं है कि जैसे हमें कुछ नहीं आता तो कुछ भी बोल दो। हाँ नहीं बेटा, मैं तो हल्का हूँ, लिया तो जान दो, मजे तो तेरे लिए जाते हैं। इधर देखो, अच्छा 50 यूनिट चला जाएगा, ये 50 यूनिट जाएगा तो यही 30 वाला ही जाएगा ना। बचा कितना, 100 में 50 गया, कितना बचा 50 यूनिट। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 50 यूनिट, 30 की रेट से 15, ठीक है, खत्म। अगले में क्या हुआ, कितने यूनिट आए, 200 यूनिट आए, और 50 पहले से। देखो फीफो लीफो हीफो मीफो जो था वो अलग था, यहां था तुम्हारा वेटेड एवरेज, जहां पे तुम्हें रेट से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें टोटल यूनिट कितने का मिल गया सर, कितने यूनिट हो गए, और टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 1500 पहले, 8000 अब, कितना कॉस्ट हो गया। तो यूनिट का रेट यहां निकाल लो। अब ये रेट यहीं से निकलेगा, कैसे आएगा रेट, कैसे आएगा वेटेड एवरेज प्राइस का, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। याद आया, तो टोटल कॉस्ट कितना है और टोटल यूनिट कितना है, रेट आ जाएगा। अब आगे जो भी इश्यूज होंगे वो किस रेट से होंगे, तो ये 38 की रेट से 100 यूनिट इश्यू हुआ है। अगर कोई और आ जाता बीच में तो उसको भी इंक्लूड करके टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट करके रेट बदल लेते। समझ में आया वेटेड एवरेज का मतलब, ठीक है सर, पक्का। कितना टाइम लगेगा, सिंपल एवरेज का क्वेश्चन नहीं आएगा, वो बकवास क्वेश्चन। सिंपल एवरेज क्या करते, फिर इन दोनों को, ये दोनों को जोड़ते, कितना था, ये 30 था और ये 40 था, 30 और 40 जोड़ के कितना होता है। अब मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होता, देखो 70 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 35। अब आप यहाँ पे 100 यूनिट जरा इश्यू करो 35 की रेट से, 3500 हो गया, और बचेगा कितना, 150 यूनिट 35 की रेट से, जरा बताओ कितना आएगा, 5250। और यहाँ पे कितना आया था, कितना, 3500। सर कितना हो गया टोटल, जरा बताना मुझे, और है कितना कॉस्ट, बातें क्यों शुरू हो गई तुम लोगों की, टोटल कॉस्ट कितनी है। और अगर आप वेटेड एवरेज के लिए सिंपल एवरेज करते तो टोटल इंफॉर्मेशन 8000। सर गड़बड़ नहीं लगा, ये गड़बड़ बाबा है ना। हाँ मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा यार, उसके बाद दूसरा नमूना ये था कैरेक्टर, सही है फेवरेट, ठीक है, और तीसरा तू ही है, दूर मत। ठीक है, इतना हिसाब बराबर समझ में आया नहीं आया,
अब आते हैं फीफो वाला क्वेश्चन, छोड़ूंगा इसे भी नहीं, देखो, और छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं। इधर देखो, फीफो या लीफो मैंने बताया सेम है, यहाँ भी ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं ले सर, सेम ही क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। खरीदा कितने यूनिट, कितने की रेट से, तो ये 3000, ये यहाँ पे तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही यूनिट है। अब यहाँ से 50 अगर चला जाएगा तो जाएगा तो वहीं से ना भाई। अब 200 यूनिट आया 40 वाला, तो कितनी स्टॉक में क्या कैटेगरी हो गई, 50 यूनिट 30 वाला, 200 यूनिट 40 वाला, ठीक है इतना। देखो अब कितने यूनिट इश्यू किए हमने, इश्यू देखो कितने किए हैं, 100। 100 फीफो मेथड क्या कहता है, पहले ये फिर ये, तो देखो 50 30 की रेट से और 50 40 की रेट से, बचा कितना 150 यूनिट 40 की रेट से। अगर ये लीफो होता तो क्या होता, तो देखो 200 चला, 200 में से चला जाता 100 यूनिट, कितना 100 यूनिट चला जाता कितने वाला, 40 वाला, बैलेंस कितना बचता सर, बैलेंस यहाँ बचता 50 30 की रेट से और 100 40 की रेट से, बस ये चेंज कर दो, हो गया, इससे ज्यादा नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना, क्यों करके जाना, एग्जाम में अभी रिसेंटली आया था, तो इनको भी एक एक दो बार प्रैक्टिस कर डालना, छोड़ के मत जाना। नाउ वी हैव कंप्लीटेड इन्वेंटरी वैल्यूएशन, इवनिंग बैच का सिलेबस खत्म, बाकी कराऊंगा थ्योरी के लिए एक क्लास बुलाऊंगा सारे बैचेस को एक साथ, और वो 3-4 घंटे की क्लास लेके सारी थ्योरी एक ही दिन में खत्म। नहीं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्जाम में कुछ आना जाना नहीं, उससे ज्यादा कुछ, और उसके लिए 2-2 दिन 3-3 दिन बुलावा नहीं, बस करो, इसी में से कवर हो जाएगा, ठीक है।